गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का शौर एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की जो तैयारी है उस पर आप लोग आगे बढ़ रहे होंगे, व्यवस्थित रूप से तेज़ी से बढ़ रहे होंगे। हमने टेस्ट भी लिया कल। वो लड़के जो कुछ लोग हमेशा रहते थे वो भी गायब हैं, नाम नहीं ले रहा हूँ मैं, तो वो सभी लोग टेस्ट का मूल्यांकन करके कितने नंबर सही किए नेगेटिव मार्किंग के साथ वो बताएंगे, क्योंकि वो जो कल का जो हमने टेस्ट दिया था वो एक लेवल का है, उसी लेवल के इर्द गिर्द सवाल आएगा। और आप लोग एकदम तैयार रहिएगा। कल से हिस्ट्री एंड कल्चर पे, आर्ट एंड कल्चर पे एक दूसरा टेस्ट भी होगा और वो उसका लेवल इससे बेहतर होगा, है ना। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने बेहतर किया होगा। और जिन लोगों को कहीं कोई कमी दिख रही है उनसे मैं फिर कहूँगा कि वो लोग मिशन IAS-PCS 2021 के नाम से प्लेलिस्ट हैं, उन्हीं प्लेलिस्ट में उन वीडियोस को कायदे से देखें, पॉइंटर वाले नोट बनाएं, तैयार रखें, जैसे अगले टेस्ट में उनका जो परफॉर्मेंस है वो और बेहतर रहे। और एक दिन पहले ही दूंगा टेलीग्राम के माध्यम से, तो इसी सूचना को आप लोग अपने लिए तैयारी की सूचना मानेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आज की क्लास में हम लोग शुरुआत करते हैं। ब्रिटिश शक्ति का विकास हम लोगों ने देख लिया था, बंगाल और अवध, बंगाल देख लिया था, अवध देख लिया था, लेकिन अवध में लास्ट में कुछ तकनीकी समस्याएं आप लोग बता रहे थे, इसलिए मैंने उस वीडियो को प्राइवेट कर दिया है। आज की क्लास में पहले 10 से 15 मिनट हम लोग अवध वाले क्लास को रिकैप करेंगे और उसके बाद मैसूर राज्य को देखेंगे। तो आइए आज की शुरुआत करते हैं। फिलहाल ये दिमाग में बैठा लीजिए कि ये तो बातें हो गई, ज़रा फिगर में आप लोग बैठा लें कि किस जंक्शन में या किस समय हम लोग इतिहास के किस चरण की बात कर रहे हैं। हम लोग उस फेज में हैं जब हम औपनिवेशिक साम्राज्य का निर्माण कैसे हुआ उसकी प्रक्रिया को यहाँ पे एनालाइज कर रहे हैं। और अब तक आपने लिखा, यानी ये बात हो गई ब्रिटिशर्स एट द मिड ऑफ 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिशर्स एट द मिड ऑफ 18th सेंचुरी की हम लोग बात कर रहे हैं। और अब तक जो हमने बात किया उसके हिसाब से बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो क्षेत्र था, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इस क्षेत्र पर उनका अधिकार हो चुका था। आज की क्लास में हम एक बार फिर से रिकैप करेंगे, अवध और रुहेला क्षेत्र पर भी इनका अधिकार हो चुका था, है ना। इसी दौरान आप जानते हैं कि 1803 में दिल्ली पर भी आक्रमण, दिल्ली पर भी अधिकार हो चुका था। यानी आप कह सकते हैं कि सर मोटे तौर पर उत्तर भारत की राजनीति पे ब्रिटिशर्स हावी हो चुके थे। अब दक्षिण भारत की राजनीति में जाना था, तो आज हम लोग दक्षिण भारत में विकास को देखेंगे। लेकिन चूंकि अवध का जो वो था, क्या कहते हैं कि मैं थोड़ी सी वॉइस संबंधी कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ चीज़ें स्किप कर गई थी, तो इसलिए मैंने उसको प्राइवेट कर दिया। तो एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, 10 से 15 मिनट लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। तो ब्रिटिशर्स एट द मिड ऑफ 18th सेंचुरी। अब आप देखिए, जो ये पार्ट हैं, आप कह सकते हैं कि सर तो फिर यहाँ भी बनाना पड़ेगा कुछ सेक्शन। ये डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में थे, या आप कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स के अधीन थे। और जो बिंदुवार वाला भाग था वो आप ये कह सकते हैं कि सबऑर्डिनेशन में थे। सबऑर्डिनेशन मतलब अधीनस्थ में थे, और अधीनस्थ में भले थे लेकिन ब्रिटिशर्स का अधिकार उस पर था ही। तो आइए एक बार थोड़ा सा रिकैप करते हैं अवध ब्रिटिश संबंधों को और फिर हम लोग बात करते हैं। तो आइए, इसीलिए मैंने इस पॉइंट्स को लिख दिया है, क्योंकि चर्चा तो कॉन्सेप्चुअली हम लोगों ने कर ही लिया था, बस एक बार देख लेने की ज़रूरत है। वास्तव में अवध राज्य का जो संस्थापक था सआदत खान बुरहानुल मुल्क था। इसकी चर्चा हमने प्रांतीय राज्यों के उदय में किया हुआ है। उसके बाद सफदर जंग हुआ, यहीं से नवाब वजीर कहा जाने लगा। इन दोनों की चर्चा हम लोगों ने प्रांतीय राज्यों के उदय में डिटेल किया हुआ है। और आप जानते रहिए कि अभी एक और टेस्ट आपका होगा कल्चर पे, फिर जाकर के मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट नंबर आएगा। तो हम लोग प्रयास करेंगे, शेड्यूल करेंगे, इसी में बताएंगे। अभी फिक्स डेट नहीं हम लोगों ने दी हुई है, लेकिन आप लोग मेंटली तैयार रहिएगा। इसके बाद सुजाउद्दौला
के समय से ब्रिटिशर्स का हस्तक्षेप शुरू हो जाता है। और जो हमारा लेक्चर प्लान है, आपने देखा है कि हम लोगों ने क्या किया है कि ब्रिटिशर्स हस्तक्षेप को अलग से देखा है। तो शुजाउद्दौला के समय में ब्रिटिशर्स हस्तक्षेप हुआ, और वो कब हुआ? बक्सर का युद्ध हुआ। बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं, हमने चर्चा भी किया था उस दिन क्लास में भी। 22 अक्टूबर 1764 को जो बक्सर का युद्ध हुआ, उसमें क्या था कि एक तरफ अवध का नवाब था शुजाउद्दौला, ट्रिपलेट अलायंस थे, आप लोग भी साथ में लिख सकते हैं, पूछा जा सकता है। शुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय, याद आया? शाह आलम द्वितीय। और इसके वर्सेस में ब्रिटिशर्स थे। ब्रिटिशर्स का जो नेतृत्व कर रहा था वो कौन कर रहा था, जरा आप बताएं तो, नाम लिख करके। 10 सेकंड 20-25 सेकंड का आपको समय दे रहा हूं कि कौन लिख रहा था। तो ब्रिटिशर्स का जो नेतृत्व कर रहा था वो था हेक्टर मुनरो। और हमने आपको बताया था कि जो बक्सर का युद्ध था 18वीं शताब्दी के एक निर्णायक युद्धों में से एक माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इसने एक तरह से प्लासी के युद्ध की जो है क्या कहते हैं कि पुष्टि कर दी, पहली चीज़। और दूसरी बात अगर आप देखेंगे तो इसमें तत्कालीन मुग़ल सम्राट भी शामिल था। और जब तत्कालीन मुग़ल सम्राट था तो अब निश्चित रूप से अब जो मुग़लों का जो भय होगा वो धीरे धीरे ब्रिटिशर्स के दिमाग से निकल जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग इस युद्ध को निर्णायक युद्धों में से एक मानते हैं। ठीक है, आपको बताऊं कि इस बक्सर के युद्ध के बाद 2 संधियां हुई थी, इलाहाबाद की 2 संधियां। पहली संधि हुई थी शाह आलम द्वितीय के साथ, आपको पता है। उसमें इलाहाबाद, उसमें जो है क्या था, मुख्यतः अगर आप बात करेंगे तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी दी गई थी, है ना। और इलाहाबाद की जो द्वितीय संधि हुई थी वो शुजाउद्दौला और ब्रिटिशर्स के बीच में हुई थी। और यही संधि जो है, इलाहाबाद की जो द्वितीय संधि है, वो आप कह सकते हैं कि सर ब्रिटिश और अवध संबंधों में आधारभूत संधि यही थी, बेसिक संधि यही थी। इसी संधि के आधार पर हुआ था। इस संधि का डिटेल आप जानते हैं, मैं एक बार फिर से पॉइंट आउट कर रहा हूं। इसमें क्या किया था कि कड़ा और मानिकपुर का क्षेत्र जो है वो इससे लेकर के मुगल सम्राट को दे दिया गया था। 50 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन लगाया गया था, किस पे? अवध के नवाब पे, क्योंकि उसी ने युद्ध का नेतृत्व किया था। अवध में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखना निश्चित हुआ था, जो कि उसे क्या करता, देखभाल करता, उसकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व भी लेता। यानी कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स ने अवध को अपना एक अधीनस्थ राज्य बना लिया, है ना, राइट। और आप जानते रहिए कि 18वीं शताब्दी की एक खासियत रही है कि अगर ब्रिटिशर्स ने आपको मित्र बना लिया या अधीनस्थ बना लिया तो आपको अलग से शत्रु खोजने की जरूरत नहीं है, बस समय का इंतजार करिए। आपका प्रयोग का यूज़ करने के बाद वो क्या करेंगे, रिवोल्ट कर देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इलाहाबाद के द्वितीय संधि के इन प्रावधानों को ध्यान में रखना चाहिए। आपको बताऊं कि अवध रुहेला संबंध को भी इसी एंगल से देखने की जरूरत है। अवध का क्षेत्र आप देख रहे हैं फिगर में, आपको एक बार फिर से दिखाएं या यहीं बना देता हूं। और इस फिगर को एकदम दिमाग में डेवलप करे रहिए, बनाए रहिए। और जिस तरह से हमने आपको इंटरलिंक करके बताया है, अगर उस तरह से इंटरलिंक करके आप पढ़ लें तो वास्तव में इतिहास को समझने में समस्या ही ना रह जाए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आप लोग तथ्य पढ़ते हैं। एक बात बता दूं, नाम नहीं लेना चाहिए किसी का भी, लेकिन आजकल के जो यूट्यूबर्स हैं और ख़ास करके जो महामेगा महामैराथन क्लासेस चलती रहती हैं, या जो मैगजीन, या जो आप कह सकते हैं कि मैगजीन किताब के नाम पर मैगजीन टाइप का जो टेस्ट लोग डेवलप किए हुए हैं तथ्य से, वो तथ्य तो आपको कहीं भी मिल जाते हैं, लेकिन विभिन्न टॉपिक्स में इंटरकनेक्टिविटी कैसी हो, है ना, कैसे एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ हो, कॉन्सेप्ट क्या हो, वो नहीं मिलता। और यही वजह है कि लड़के भटकते बहुत हैं। हमने इस पूरे मिशन में
इतिहास को कॉन्सेप्चुअली जोड़ने का आपको प्रयास किया है। और निसंदेह नया प्रयास है, नवाचार, इनोवेशन जल्दी एक्सेप्ट नहीं होता है। लेकिन अगर आप देखें तो बौद्धिक चीज़ों को तार्किक ढंग से जब आप सोचेंगे तभी आपका प्रीलिम्स भी तैयार होगा, मेंस भी तैयार होगा। प्रीलिम्स और मेंस केवल दो अलग अलग प्रकार की परीक्षा प्रणालियां हैं। इतिहास नहीं बदल जाएगा, न कारण, न परिणाम, न परिस्थितियां, केवल प्रश्न के पूछने की प्रवृत्ति बदल जाती है। इसलिए समझ को यहाँ पे ध्यान में रखें। फिलहाल याद करें, यहाँ रुहेले थे, एलो से ही बना दिया, लेकिन आप लोग चलिए समझ जाएंगे, रुहेले थे। और ये था ये क्या कहते हैं, अवध का नवाब था ही। यहाँ पर ब्रिटिशर्स हो चुके थे। अब आपको बताता हूँ, ये रहे मराठे, और ये मराठे रुहेलों पर आक्रमण करते थे। कहीं भी मराठे पहुँच जाते थे तो रुहेलों को भी परेशान किया करते थे। आपको बताऊं, इन्हीं मराठों के संदर्भ में रुहेला और अवध के बीच में एक संधि हुई, और वो संधि ये हुई कि अगर मराठे आक्रमण करेंगे तो आपको बताऊं, ये 1772 की संधि है, 1772 की। और इसमें कैप्टन बारकर भी उपस्थित था। इसका मतलब है कि ब्रिटिशों की भी इसमें सहमति थी। मराठे आक्रमण करेंगे तो अवध का जो नवाब है वो सहयोग करेगा, अवध का नवाब साथ देगा, और बदले में 40 लाख रुपए रुहेला सरदार देगा, 40 लाख रुपए देगा। ये तय हुआ बात। और आपको बताऊं कि जैसे ये संधि हुई, 73 में एक बार मराठों का आक्रमण हुआ। संधि के अनुरूप रुहेलों ने अवध के नवाब को बुलाया भी, लेकिन जब तक अवध का नवाब पहुंचता, मराठे वहां से 1 2 3 हो लिए, 9 2 11 हो लिए, भाग लिए। अब अवध के नवाब का कहना था कि वो 40 लाख रुपए दीजिए, क्योंकि हमने मराठों को भगाया, चाहे जैसे भी भगाया हो, चाहे वो मेरा नाम सुन के भाग गए हो, चाहे जो भी हो। दूसरी तरफ रुहेला सरदार का कहना था कि ऐसा तो आप हर साल 40 लाख रुपए मांगेंगे। यानी कुल मिलाकर के आप देखें, संधि के प्रावधानों के अनुसार भले ही सुजाउद्दौला सही था, लेकिन नैतिक आधार पर देखेंगे तो रुहेला अपनी जगह पे सही थे, है ना। ठीक इसी बीच एक संधि होती है, बनारस की संधि 1773 में, याद रखिएगा। और आपको बताऊं, इस बनारस की संधि में क्लाइव नहीं भाई, क्लाइव कहाँ रहेगा। 1773 की संधि में जो सुजाउद्दौला और वारेन हेस्टिंग्स के बीच में हुई, ब्रिटिशर्स वारेन हेस्टिंग्स थे। हम लोग एक पूरी क्लास लेंगे, परेशान ना होइए, हर चीज़ की तरह से चर्चा करेंगे, गवर्नरों की चर्चा करेंगे, 1857 तक आने दीजिए, है ना, तो कुछ भी बाहर नहीं जाना है। तो वारेन हेस्टिंग्स था। और इस समय इस बनारस की संधि में जो बात हुई वो ये हुई कि इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र दे दिया गया किसको, फिर अवध के नवाब को 50 लाख में दिया गया। याद रखना कि अभी कड़ा और इलाहाबाद का जो क्षेत्र था, अभी ये इससे लेकर के मुगल सम्राट को दिया गया था। अब मुगल सम्राट से लेकर के इसको दिया गया था, तो ये प्रश्न दिमाग में बैठना चाहिए था कि ऐसा क्या हुआ सर कि ये फिर पलटी खाया। तो आपको बताऊं, इसके पीछे कारण ये था कि 1771 में शाह आलम द्वितीय मराठों की तरफ से हो गया था, और ब्रिटिशर्स ने आरोप लगाया कि जब बादशाह मराठों की तरफ चला गया है, शत्रु की तरफ चला गया है, तो उसे हम क्यों 26 लाख रुपए देंगे। इसलिए उन्होंने 26 लाख रुपए देना भी बंद कर दिया, और इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र लेकर के वापस अवध के नवाब को दे दिया। हालांकि इसमें 50 लाख रुपए फिर कमा लिया, राइट। और आपको बताएं, बनारस पर प्रभुसत्ता दे दी गई किसके, अवध के नवाब को। और इसी समय एक गुप्त संधि हुई, वो ये संधि थी कि अगर रुहेले को आक्रमण करेंगे तो हम आपकी सहायता करेंगे। और फिर इसी के बाद एक युद्ध होता है, मीरनपुर कटरा का युद्ध 1774 में। एक दूसरे को कोरिलेट करिएगा, मीरनपुर 1773 के बाद ही मीरनपुर कटरा का युद्ध होता है 1774 ईस्वी में। और इसमें कर्नल चैंपियन उपस्थित रहता है, नाम भी याद रखिएगा, एकदम एथेंटिसिटी के साथ। और अब रुहेला राज्य को पराजित कर दिया गया,
रुहेला का अधिकांश भाग जो है अवध में मिला लिया गया। तो अवध सबऑर्डिनेट था ही, तो एक तरह से ब्रिटिशर्स का ही नियंत्रण हो गया। एक छोटा सा क्षेत्र फैजुल्ला खान को दे दिया गया। रुहेला नीति पर हेस्टिंग्स की बड़ी आलोचना हुई है ना। और लेकिन फिलहाल रुहेला का जो क्षेत्र था वो मिला लिया गया अवध के नवाब पर। ब्रिटिश इतिहासकारों ने भी इसकी आलोचना की है। फिलहाल स्ट्रेची का नाम का एक इतिहासकार आता है जो कि वो बचाव करता है कि वास्तव में बनारस के संधि से वो जुड़े हुए थे, इसलिए ऐसा किए। फिलहाल ये कोरा बचाव ही है। तो ये रुहेला, अवध और ब्रिटिशर्स के संबंध एंगल को क्लियर किया। आपको बताऊं 1775 में शुजाउद्दौला की मृत्यु हो गई स्वाभाविक रूप से। उसके बाद आसफुद्दौला से संधि हुई फैजाबाद की 1775 से, और इस संधि में पहले की संधि को और भी कठोर कर दिया गया। अब आप सोचिए, अवध का नवाब जहां ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहा है, ब्रिटिशर्स संधि को मजबूत, संधि की धाराओं को मजबूत कर रहे हैं और कड़ा कर दे रहे हैं। और इसके पीछे मुख्य कारण ये था कि रेगुलेटिंग एक्ट के बाद वॉरेन हेस्टिंग्स की कार्यकारिणी में उसके विरोधियों की संख्या बढ़ गई थी, है ना। और विरोधियों की संख्या के आधार पर फिर जो है इसे, मतलब वॉरेन हेस्टिंग्स उतना इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन उसकी कार्यकारिणी ने ये नई संधि करवाई। और अब सुरक्षा का दायित्व का जो खर्चा था वो 2.5 लाख से 2,10,000 से बढ़ा करके 2.5 लाख कर दिया गया। वाराणसी पर कंपनी का अधिकार कर दिया गया। ये संधि थी आसफुद्दौला से 1775 ईस्वी में। इसके बाद 1781 में चुनार की संधि हुई। इसमें थोड़ा सा रिबेट दिया गया वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा, और ये कह दिया गया कि अब अस्थाई रेजिडेंट छोड़ करके, जो स्टैंडिंग रेजिडेंट है उसको छोड़ करके सारे सैनिक वापस ले लिएंगे, और नवाब अपना हिसाब जो है अलग से रख सकता है। ये एक प्रावधान दिया गया, एक तरह से रिलीफ दी गई। क्लियर है। इसी समय एक बहुत ही चर्चित मामला आया, वो मामला था अवध के बेगमों का मामला। अब आपको बताऊं, देखे कि वॉरेन हेस्टिंग कितनी नीचता के स्तर पर पहुंच गया। वास्तव में जब आसफुद्दौला हुआ था, तो आसफुद्दौला के समय 2 महत्वपूर्ण काम हुए थे, वो जानते रहिए। एक तो उसने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ कर दिया। दूसरी चीज, उसने लखनऊ में इमामबाड़ा बनवाया ताजिया के परिप्रेक्ष्य में। तो ये दोनों तथ्य आपको पता होना चाहिए। आपको बताऊं, अवध के बेगमों के पास कुछ पैसा था, और नवाब की जो नज़र थी उस पैसे पे थी। बेगमों ने सोचा कि आखिर में नवाब किसके बल पे पैसा लेगा, अंग्रेजों के बल पे। इसलिए अवध की बेगमों ने वॉरेन हेस्टिंग्स से संपर्क किया कि आप नवाब पे दबाव डालिए कि वो हमारा पैसा न छीन पाए। वॉरेन हेस्टिंग्स ने कहा ठीक है, लेकिन आपको इस पे कुछ खर्च करना होगा, और उसने 10 लाख रुपए घूस ले लिया अवध के बेगमों से। और एक तरफ घूस लिया, चलिए घूस भी आपको एक बार मान लेते हैं कि चलिए ठीक है, आपने सुरक्षा का उत्तरदायित्व दिया इसलिए घूस ले लिया। तो एक तरफ घूस लिया, दूसरी तरफ नवाब को कह दिया कि आप चाहें तो ले लें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वॉरेन हेस्टिंग्स पे जो मुकदमा चलाया गया ब्रिटेन में, उसमें अवध के बेगमों का भी एक मामला रखा गया था। तो ये मामला था अवध के बेगमों का। फिलहाल आपको बताऊं कि उसके बाद अगर आप देखें, आसफुद्दौला के बाद कई छोटे छोटे बादशाह हुए, उनका क्रम हमने आपको लिख दिया। कभी पूछेगा तो सबसे कठिन प्रश्न होगा कि अवध के नवाबों का आप क्रम बनाइए। वजीर अली, सादत अली 97 से 98, 98 से 1819। यहाँ पे एक सवाल बन सकता है, वो ये कि बेलजली के समय में सादत अली ने ही सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था। तो एक सवाल बन सकता है, अभी पूछा नहीं गया है, तो ये जरूर पूछा जाएगा कि सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला कौन था। तो सादत अली था। इसके बाद गाजुद्दीन हैदर, और इसकी उपाधि राजा की उपाधि ब्रिटिशों ने इसको दिया था, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद गाजुद्दीन हैदर हुआ, बादशाह की उपाधि थी। फिर मोहम्मद अली हुआ, मोहम्मद अली के बाद अमजद अली हुआ, अमजद अली के बाद लास्ट में हुआ वाजिद अली शाह 1847 से 1856। 1847 से 1856 अवध का नवाब था। और हमने आपको बताया कि इतनी सेवा करने के बाद, यानी
1765 से लेकर के 1856 तक लगातार अवध राज्य ब्रिटिशों के पक्ष में रहा था। अवध राज्य के प्रत्येक घर का कम से कम एक सिपाही आपको मिल जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी में। लेकिन इसके बावजूद भी डलहौजी ने बहाने बना करके आप ये कह सकते हैं कि कुशासन के आरोप में अवध राज्य का विलय कर लिया। और आपको बताऊंगा कि यह 1857 के विद्रोह का एक बहुत बड़ा कारण होगा। कुशासन के आरोप में अवध का विलय किया। कई समितियां बनाई गईं। जैसे आपको बताऊं, एक समिति थी बिशप हैबर की रिपोर्ट, बिशप हैबर समिति। ये समिति थी गैर सरकारी थी, कभी पूछा जा सकता है। जेम्स आउट्रम की रिपोर्ट, जेम्स आउट्रम को छोड़ दिया जाए। वास्तव में अवध का जो विलय किया गया था वो जेम्स आउट्रम की रिपोर्ट के आधार पर किया गया था। इसके पहले बिशप हैबर समिति बनी और किसी ने अवध के नवाब की कोई गलती मानी ही नहीं। लेकिन जेम्स आउट्रम की रिपोर्ट पर डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाया और अंततः अवध का विलय कर लिया। तो ये अवध की कहानी थी। कुछ तकनीकी मामलों से मैंने इसे रिपीट कर दिया। लेकिन अब आपको बताऊं कि अब अगर आप कंडीशन को उठा करके देखें, आइए मैसूर और हम लोग आंग्ल मैसूर युद्धों की चर्चा करेंगे। लेकिन अब जरा ब्रिटिशर्स की कंडीशन इस फिगर पे एक बार फिर से पिक्चराइज करिए और देखिए कि क्या थी। लगभग 18वीं शताब्दी के मध्य की हम बात कर रहे हैं। अभी 1856 नहीं है, अभी हम मिड की बात कर रहे हैं। तो हम बंगाल, बिहार, उड़ीसा की बात कर लेंगे। अवध राज्य को कर लेंगे। अवध, रुहेला को भी चलो इसी में मान लो, तो अवध रुहेला का क्षेत्र हो गया। और शुरुआती दौर में 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में आप कह सकते हैं कि दिल्ली पर भी अधिकार कर लिए थे। तो ये बातें सिर्फ हम इसलिए कर देते हैं कि आपको एक जितने भी एंगल से समझ सकें, समझ को पिक्चराइज करें, केवल पढ़ें, केवल पढ़े, क्या कहते हैं कि रटे नहीं दिमाग में। और एक बार फिर कहूँगा सभी लोगों से कि जितने भी इस मिशन पे ISPCS के अंतर्गत जो भी कार्यक्रम आ रहे हैं वो बहुत गंभीर प्रवृत्ति के होंगे। आप चाहें तो किसी भी लेक्चर्स को कहीं भी किसी भी लेक्चर से मिला सकते हैं। और जब जैसे ही ये 5 महीने का 4 महीने का समय शुरू हुआ, सारे संस्थानों में ऑनलाइन में ऑफलाइन तो चल ही नहीं रहा है, सारे के बड़े बड़े बैनर्स लगने शुरू हो गए कि अब हम प्रीलिम्स का कैप्सूल कोर्स देंगे। आपको बताऊं, किसी भी कैप्सूल से ये मेगा कैप्सूल है, बस आप लोग विश्वास करें और अन्य लड़के भी ना भटकें। इसलिए कम से कम अपने मित्रों को, अपने परिचितों को इस एकेडमी से जोड़े, इस कार्यक्रम से जोड़े। ये समस्त कार्यक्रम, समस्त वीडियो केवल प्रीलिम्स तक ही अब रहेगा, उसके बाद हम इसे हटा देंगे, है ना। और ये मेरा मिशन सिर्फ इसलिए, मैंने अपनी तरफ से मिशन में कोई कमी नहीं की है। और अब यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इस मिशन को आप लोग कैसे इसका विस्तार करेंगे, राइट। तो फिलहाल कॉन्सेप्चुअली दिमाग में रखें। अब हमको आप ये कह सकते हैं कि सर एक तस्वीर बनने लगी थी कि उत्तर भारत पे किस तरह से ब्रिटिशों का अधिकार हुआ। अब आइए जरा हम बात करते हैं दक्षिण भारत में। याद रखिए, पहला संघर्ष तो दक्षिण भारत में कर्नाटक युद्धों में हो ही चुका था, है ना, और उसमें ब्रिटिशर्स विजयी रहे थे। अब दक्षिण भारत की क्या कंडीशन थी जरा समझिए। दक्षिण भारत की जो कंडीशन थी वो ये थी, एक तो आपको यहाँ पे मराठे दिख जाएंगे, मराठों को अलग से हमको दिखाना है। ये आपका बन जाएगा मैसूर। थोड़ा सा तमिलनाडु वाला भी भाग था, ये ना सोचिएगा कि सर को तमिलनाडु और कर्नाटक में अंतर नहीं पता है। तमिलनाडु का भी सेक्शन था, इसलिए हमने यहाँ पे मैसूर बता दिया। यहाँ पे एक हैदराबाद का निजाम था। रियासतें तो और भी थीं, जैसे यहाँ पे कोचीन का एक राज्य था, है ना। लेकिन मुख्य रूप से दक्षिण भारत की जो राजनीति है, मैसूर, हैदराबाद और मराठे
साथ ही साथ ब्रिटिशर्स और फ्रांसीसी पराजित जरूर हो गए थे, लेकिन जो कुछ भी बचे हुए थे वो फ्रांसीसी, यानी एक तरह से 5 पंचकोणीय या 5 लोग थे इस संघर्ष में, है ना। यानी दक्षिण भारत की जो राजनीति है उस बात में समझिए हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं मैसूर और उसमें। यहाँ पे भी ब्रिटिशर्स थे, सूरत में भी थे ब्रिटिशर्स, और मद्रास में भी ब्रिटिशर्स थे। ये पूरा परिदृश्य हमने आपको बता दिया। एक बार फिर से कंसंट्रेट करें कि जब हम लोग एंग्लो मैसूर वार की बात करेंगे, एंग्लो मैसूर वार की बात करेंगे, जब भी हम आंग्ल मैसूर युद्ध की चर्चा करेंगे तो मैसूर राज्य ऐसा राज्य रहा है जिसने सबसे बहादुरी से लड़ा है 18वीं शताब्दी में। लेकिन जब हम आंग्ल मैसूर युद्ध में दक्षिण भारत में इसके प्रसार को देखते हैं तो याद रखिएगा इस समय जो राजनीति है इसके जो खिलाड़ी आपको दिखेंगे वो दिखेंगे मराठे दिखेंगे, मैसूर दिखेंगे और निजाम देखेंगे। साथ ही साथ अंग्रेज दिखेंगे और कुछ बिखरे हुए फ्रांसीसी दिखेंगे, पराजित हो ही चुके थे। और आप देखिए जो हमने आपको एक कविता सुनाई थी 18th सेंचुरी के संदर्भ में, वो एकदम आपको हूबहू यहाँ पे दिखाई देगा कि चिंतन प्रवाह अवरुद्ध हुआ जब क्रांति भ्रांति में बदल गई, राष्ट्रवाद के प्रखर रश्मि को स्वार्थ की सुरसा निगल गई, तो सत्ता के शतरंज खिलाड़ी उलझे अपने दांव में, पूरब की जंजीर पड़ गई तब पश्चिम के पाँव में, है ना। पश्चिम की जंजीर पड़ गई तब पूरब की पाँव में। यानी कुल मिलाकर के इस राजनीति का मतलब ये था कि तात्कालिक फायदे के लिए आप दीर्घकालिक घाटे का भी रास्ता चुने, इससे कोई दिक्कत नहीं, बस तुरंत फायदा होना चाहिए। इसलिए मूल्य विहीन राजनीति थी। इसमें आपको हमेशा जो है क्या कहते हैं कि गठबंधन बनते बिगड़ते दिखाई देंगे, राइट। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे ढंग से आप लोग दिमाग में रखिएगा कि किस तरह से इसमें आपके जो विभिन्न प्रकार की जो संधियां हैं वो क्या कहते हैं कि गठबंधन बनते रहे हैं, राइट। तो आइए देखते हैं मैसूर राजवंश के। वास्तव में मैसूर राज्य के बारे में ये फिगर दिमाग में बैठा लीजिएगा। मैसूर राज्य की बात करें तो 18th सेंचुरी में यहां पर वाड्यार वंश था, हिंदू राज्य था ये वाड्यार वंश, है ना। और 2 नाम मिलता है, एक तो चिक्का देवराज और एक मिलता है चिक्का कृष्णराज। तो फिलहाल जिस समय की बात हम लोग कर रहे हैं उस समय चिक्का कृष्णराज था। एकदम सनवन जानने की जरूरत नहीं है, 18th सेंचुरी के बीच का समय है, तो आप जानते हैं 1740-50 के आसपास का है ये। और चिक्का कृष्णराज की स्थिति की क्या थी कि वो 24 घंटे संगीत एवं नृत्य में व्यस्त रहता था। अब आप बताइए कि ऐसा शासक जो कि संगीत नृत्य में व्यसनों में रहेगा, संगीत नृत्य का संरक्षण करिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आप व्यसन में रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप बहुत आगे नहीं जा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि चिक्का कृष्णराज, नंदराज और देवराज, पूरा प्रशासन इन 2 भाइयों के हाथ में आ गया। नंदराज और देवराज, एक जो था वो सर्वाधिकारी था, वित्त मंत्री था, और एक कभी भी नंदराज का नाम नहीं पूछने जा रहा है, परेशान ना होइए, बस लिख दे रहा हूं। और ये जो था वो सैनिक अधिकारी था, राइट। तो चूंकि इनकी भी बदनामी होती रहती थी। अब आप जरा समझिए कि जब लोकेशन अगर आप देखें तो ये मराठों के जस्ट बगल में थे
और जो मराठे रूहेला में, पंजाब में, बंगाल में, उड़ीसा में, निज़ाम में संघर्ष करेंगे तो क्या वो मैसूर को छोड़ देंगे? कतई नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मैसूर राज्य में नंदराज या देवराज की जो बदनामी का जो कारण होगा वो क्या होगा कि मराठों पर, मराठों का दबाव था इस पे, राइट। इसी समय आपको बताऊं कि हैदर अली का वास्तव में जो मैसूर राज्य है, मैसूर राज्य दो महान व्यक्तित्वों से प्रभावित हुआ। एक हुआ हैदर अली और दूसरा हुआ टीपू सुल्तान। हैदर अली और टीपू सुल्तान। तो जैसे जब जब जरूरत पड़ेगी तब तब हम इन पर्सनालिटीज के बारे में आपको बताते हैं। टीपू सुल्तान, फिलहाल हैदर अली के बारे में बताता हूं। हैदर अली को क्या किया गया कि नंदराज की सेवा में ले आया गया। सैनिक क्षमता से युक्त व्यक्ति था, इसका पिता सेनापति रह चुका था। इसने प्रारंभिक जो सफलताएं हैं वो मराठों के विरुद्ध पाई, इसलिए और भी लोकप्रिय हो गया। जो राजा की जो रानी थी उसका भी समर्थन मिला हैदर अली को, है ना। और कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि हैदर अली का जो उत्थान है इस पृष्ठभूमि में उसकी प्रारंभिक सफलताओं की वजह से हुआ, राइट। अब इसे क्या किया गया, 1755 ईस्वी में ये इसके उदय का एक बहुत बड़ा कारण बना। 1755 में डिंडीगुल में, कर्नाटक में है, डिंडीगुल में सूबेदार बनाया गया और यहां इसने एक तरह से आधुनिक शस्त्रागार खोला। आधुनिक शस्त्रागार खोला और आपको बताऊं कि इसने यहां सशक्त होने के बाद दो काम किया। पहला तो इसने नंदराज की हत्या करवा दी। जाहिर सी बात है, गुटबंदी में ये सब होना स्वाभाविक है, हत्या करवा दी। और एक नाम आता है खास करके, क्या कहते हैं कि इसका एक नाम आता है खान, इसका जो सहायक था उसने क्या कहते हैं कि ब्राह्मण था और वो क्या कहते हैं कि बहुत ही षड्यंत्रकारी प्रवृत्ति का था। उसका भी एक बहुत बड़ा हाथ था इसके उदय में। फिलहाल इस खांडेराव नाम आता है, यस सही बोल रहा था, खांडेराव दाभादे करके आता है, तो उसमें उसकी एक बहुत बड़ी भूमिका थी, है ना। और हैदर अली ने इसके बाद अपनी जो मैसूर की जो राजधानी है, जो इस राज्य की, उसको मैसूर से श्रीरंगपट्टम कर दी। मैसूर से श्रीरंगपट्टम कर दी। और आपको बताऊं कि 18वीं शताब्दी का ये हैदर अली ऐसा व्यक्तित्व था जिसने पहली बार क्या कहते हैं कि इसने ब्रिटिशों को पराजित किया था। और एक बात और भी बता दूं, हमने इस बात पे आपको फोकस किया है कि 18वीं शताब्दी के जो प्रांतीय सेना नायक आपको दिखते हैं, प्रांतीय सेना नायकों में हिंदू मुस्लिम के विभेद का कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था और ये हमेशा हिंदू और मुस्लिम दोनों को बराबर स्थान देते थे। आपको बताऊं कि हैदर अली का अपना मानना था कि अगर क्या कहते हैं कि जो हिंदू हैं वो गैर सैनिक खास करके वित्तीय प्रबंधन में और प्रशासन में अग्रणी हैं और मुस्लिम जो हैं वो क्या हैं कि सैनिक कर्म में अग्रणी हैं। और उन्होंने इसके लिए क्या किया कि हिंदुओं को प्रशासन में, वित्तीय प्रशासन में और मुस्लिमों को सैनिक प्रशासन में किया। यह हैदर अली का अपना परसेप्शन था। फिलहाल मैसूर के चामुंडेश्वरी मंदिर को उसने दान दिया था हैदर अली ने, और तांबे एवं सोने के सिक्के पर शिव, पार्वती एवं विष्णु का अंकन करवाया। ये बात इस बात को बताता है कि हैदर अली में कहीं भी, जैसे कि अन्य सामान्य उत्तर भारत के नवाबों में हमने देखा था, इसमें भी कहीं भी हिंदू मुस्लिम में भेदभाव का कोई भाव नहीं था। ये सारी बातें थी। कैसे सवाल पूछा जाएगा जब मैं पूछूंगा तो आप लोगों को निश्चित रूप से दिमाग में क्या कहते हैं कि वो एक आता था ना, अरे क्या कहते हैं, सेंट्रल फेस वाला, दिमाग की बत्ती जला दे की, किसका था, मेंटोस का था, किसका था याद नहीं आ रहा है, कि आप उसको क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपके दिमाग खिल उठेंगे कि अरे सर ऐसे ऐसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं। और ये जानते हैं कि
मोस्ट फ्रिक्वेंट टॉपिक रहा है पूछने का 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी। तो आपको, और इतना डिटेल मेरा दावा है कि कोई नहीं बताएगा, इसलिए एकदम मस्ती के साथ पढ़ते रहिए, अपने प्रश्नों को डिस्कस करते रहिए। पिटारा है, उस पिटारे को मैंने खोला है आपके लिए कि आप उसे तार्किक ढंग से पढ़ें, सोचें, समझें और परफॉर्मेंस करें। हाँ, बार बार इस बात को कहता हूँ कि परफॉर्मेंस के लिए सबसे ज़रूरी है सेल्फ कमिटमेंट होना। आप अगर सेल्फ कमिटेड हैं कि नहीं हम परफॉर्मेंस करेंगे, तभी अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। और आप कर सकते हैं, ये मेरा मूल्यांकन है ना। कैसे करना है वो मेरा प्रोग्राम है, बस अब आपको परफॉर्म करना है, सोचना नहीं है। फिलहाल आइए अब हम लोग इस कंडीशन में हैं कि कैसे आंग्ल मैसूर युद्ध हुए। तो पहली हम चर्चा करते हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार। और अच्छी तरह से जान लो कि अगर किसी सेना नायक के नेतृत्व में कोई राज्य मजबूत हो रहा है तो वो क्या होगा, ब्रिटिशों का शत्रु नंबर 1 होगा। तो मैसूर राज्य जिस तरह से तेजी से बढ़ा, निश्चित रूप से ब्रिटिशों का शत्रु नंबर 1 तो होने ही वाला था। तो फिलहाल पहला जो मैसूर हुआ, आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, वो हुआ आपका 1767 से लेकर के 1769 तक। आपको फोकस करना है उसी तरह से जैसे हमने आपको बताया, कारण, घटनाएं और परिणाम। एक बार फिर से हम आंग्ल मैसूर युद्धों को के खिलाड़ियों को जरा सा यहाँ पे फिगर पे बनाना चाहेंगे और आपको आपके ध्यान का आकर्षण चाहेंगे कि आप लोग इसको इस नज़रिए से देखें। वास्तव में 2 जगह ब्रिटिशर्स थे, एक तो सूरत में थे, दूसरे मद्रास में थे। ये हैदराबाद था, ये मराठे थे। निजाम की इच्छा ये थी कि वो जो उत्तरी सरकार के ज़िले हैं उस पे उसका हमेशा, ये जो पेरियार नदी तक का जो पोर्शन है वो चाहता था कि वो उसके नियंत्रण में रहे। और इधर तुंगभद्रा और कृष्णा के बीच का जो क्षेत्र है, थोड़ा सा नीचे बना दिया, आप समझ सकते हैं, जो रायचूर दोआब का क्षेत्र था, उस पर नियंत्रण को लेकर के मैसूर और मराठों में प्रतिस्पर्धा थी। और ब्रिटिशर्स इस प्रतिस्पर्धा का फायदा उठा करके मराठे और निजाम का गठबंधन बनाना चाहेंगे मैसूर राज्य के खिलाफ। और ये गठबंधन इतनी बार टूटेगा कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो फिलहाल आइए हम देखते हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कारण क्या था। जब हम कारणों की बात करेंगे तो पहली बात तो आप ये जानते रहिएगा कि हैदर अली के नेतृत्व में, हैदर अली के 2-3 कारण है। एक कारण क्या लगाएंगे वो भी मैं बता रहा हूं, और अगर कूटबद्ध आएगा तो कैसे लगाएंगे वो भी बता रहा हूं कि हैदर अली के नेतृत्व में ब्रिटिश विरोधियों का समर्थन दिया गया। और आज की बात नहीं है, ये दक्कन कर्नाटक के युद्धों की बात है। फ्रांसीसियों को दिया, चांदा साहेब को दिया। तो ये बात ब्रिटिशर्स को बहुत अच्छी नहीं लगती थी, है ना। दूसरी चीज कि इसने फ्रांसीसियों को संगठित किया। सच पूछे तो इसे हम तीसरा लगाएं तो आपके लिए आसान हो जाएगा। एक और मुद्दा बताता हूं पहले, तब चर्चा करूंगा। हैदर अली ने, ये कम लोग जानते हैं, जब डिटेल पढ़ेंगे तब आप जानेंगे कि हैदर अली ने ब्रिटिशों के समक्ष एक प्रस्ताव रखा था। ब्रिटिशों के समक्ष बताता हूं, यहां हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, बोल देता हूं डिटेल में। मैत्री प्रस्ताव रखा था एकदम। आप लोग कहते हैं ना कि सर कैसे नोट्स बनाऊं, तो बेटा जो मैंने लिख दिया वही नोट्स है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, इसलिए इसी को ध्यान में रखिए।
हैदर अली का कहना था, सबसे पहले हैदर अली ने ब्रिटिशों के पास एक प्रपोजल भेजा कि आप नौसैनिक शक्ति हैं और मैं स्थल शक्ति हूं। अगर ये दोनों लोग आपस में मिल जाए तो फिर न फ्रांसीसी न मुगल सम्राट। लेकिन आपको बताऊं कि ब्रिटिशर्स किसी के अच्छे मित्र हो ही नहीं सकते थे, क्योंकि वो मित्रता ही करते थे निगल जाने के लिए। इसलिए हैदर अली के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। राइट, ये मूल मामला था। अब आपको आगे बताता हूं। फ्रांसीसियों को संगठित किया उसने, फ्रांसीसियों को संगठित किया। आप जानते हो कि बांडीवास के युद्ध के बाद फ्रांसीसी जो है बिखर से गए थे, सैनिक शक्ति बन थे ही नहीं। अगर आपको तात्कालिक कारण पूछा जाए तो इसीलिए हमने लास्ट लिखा कि फ्रांसीसी क्यों को संगठित किया, यही मूल कारण था। बाकी अन्य जो चीजें थी वो थी ही। क्लियर है। और कभी कभी क्या होता है कि बताऊं, तात्कालिक कारण ये न पूछ करके एक और डाल देता है, क्योंकि इसके बाद एक घटना हुई, पहली घटना को भी कभी कारण में ले लेता है। बताता हूं कि ब्रिटिशर्स ने निजाम और मराठों का एक गठबंधन बनाया। अगर ये विकल्प में रहेगा तो इसे लगाइएगा, एक गठबंधन बनाया। ब्रिटिशर्स निजाम मराठों का एक गठबंधन बनाया, क्योंकि यही तात्कालिक कारण थे। याद रखिएगा, जब भी कारण में दो तीन सवाल पूछे जाते हैं। एक तो मूल कारण में सबसे पुराना कारण लगता है, और एक कारण पूछे या तात्कालिक कारण तो सबसे बाद वाली घटना लगाई जाती, जिसके बाद युद्ध शुरू हुआ। तो तात्कालिक कारण क्या था इसका? ब्रिटिशर्स निजाम और मराठों का एक गठबंधन बनना। जाहिर सी बात है, सब इसी चक्कर में थे कि हमको उत्तरी सरकार मिल जाएगा, हमको इधर दोआब का क्षेत्र मिल जाएगा, है ना। अब आपको बताऊं कि क्या दिया गया कि जो स्वार्थ पे गठबंधन बना वो स्वार्थ पे टूट भी सकता था। और हैदर अली के बारे में माना जाता था कि वो बहुत बड़ा कूटनीतिक था। उसने तुरंत इस गठबंधन को, दूसरी घटना क्या हुई कि इस गठबंधन को उसने तोड़ दिया। कैसे तोड़ दिया कि उसने कहा, मराठों को कहा कि हम 35 लाख रुपए आपको देंगे, और इस 35 लाख में 18 लाख जो है वो दिया, नगद दिया, और फिर कहा कि हम बाकी 17 लाख के बदले कोलार का क्षेत्र दे देंगे। अब बताओ, मराठे ब्रिटिशों के साथ लड़ते तो पता नहीं इतना पाते कि ना पाते। जब इन्होंने ये कह दिया कि नहीं हम दे देंगे तो तैयार हो गए। और कूटनीति से, और हैदराबाद को क्या कहते हैं कि जो हैदराबाद का निजाम था, कुछ मुजफ्फर अली से, अरे क्या कहते हैं कि हैदराबाद के निजाम पर भी कूटनीतिक दबाव डाला गया। हालांकि एक बार फिर से ये गठबंधन टूटेगा, लेकिन फिलहाल तत्काल के लिए तो आप ये कह सकते हैं कि सर ब्रिटिशर्स तो हतोत्साहित हो गए। ब्रिटिशर्स को लगा कि जिनके बदौलत हम युद्ध लड़ने जा रहे थे वही जो है क्या हो गए कि टूट गए। तो ऐसी स्थिति में हारना तय था। आपको बताऊं, फिलहाल 2 बड़े फेमस युद्ध रहे हैं जो आपसे नहीं पूछे गए हैं। आपको बताऊं, एक है चंगुमा घाट का युद्ध। एकदम याद रख लीजिएगा, चंगुमा घाट और त्रिनोमली। इसलिए कह रहा हूं कि न जाने एग्जामिनर का ये दिमाग क्यों नहीं अभी इधर आ रहा है, क्योंकि ये भी बड़े विशिष्ट घटना है। 2 युद्ध हुए, एक चंगुमा घाट में हुआ, एक त्रिनोमल्ली का युद्ध हुआ, और इसमें जोसेफ स्मिथ ने हैदर अली को हराया। ये बात हम इसलिए कह दे रहे हैं
क्योंकि सामान्यतः सारी किताबें ये लिखती हैं कि हैदर अली ने प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हराया, लेकिन प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का यह अपवाद था, इसलिए ये पूछा जा सकता है। जैसे कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में पोर्टोनोवो के युद्ध में हारा था हैदर अली, तो वो पूछा जाता है, तो ये भी कभी पूछा जा सकता है। लेकिन बहुत जल्द ही हैदर, इसी के बाद निज़ाम फिर हट गया था, लेकिन बहुत जल्दी हैदर अली ने ब्रिटिशों को पराजित किया। हैदर अली ने ब्रिटिशों को कई बार पराजित किया, यानी जो यूरोपीय श्रेष्ठता की बात थी वो अब टूट गई, कई बार पराजित किया गया। और आपको बताऊं, ब्रिटिशर्स पे हमेशा दबाव था कि भारतीय राजनीति में वो हस्तक्षेप न करें, और इसलिए अल्टीमेटली क्या हुआ कि 1769 में मद्रास की संधि हुई। मद्रास की संधि हुई। युद्ध में निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि सर हैदर अली का पलड़ा भारी रहा, तो अब हुई मद्रास की संधि। और मद्रास की संधि जो 1769 में हुई वो क्या थी? एक तरह से प्रतिरक्षात्मक संधि थी, डिफेंसिव ट्रीटी थी। पहला चीज, दोनों प्रावधान वाइज एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रही है, कहीं कुछ भागने की जरूरत नहीं है। मद्रास की संधि में पहला प्रावधान ये था कि विजित क्षेत्र वापस कर दिए जाएंगे। और आज 18वीं शताब्दी में ये प्रावधान आपको सामान्यतः मिलेगा, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, वापस कर लिए जाएंगे। यानी युद्ध के पहले दोनों पक्षों की जो स्थिति थी वो बरकरार रहेगी। सेकंड बात, यह एक प्रतिरक्षात्मक संधि थी। प्रतिरक्षात्मक संधि वो होती है जिसमें यह कहा जाए जो लोग बंधे रहते हैं, जैसे मान लीजिए 3 लोगों में हुई तो 3 लोग, 2 लोगों में हुई तो 2 लोग। तो प्रतिरक्षात्मक संधि में यह होता है कि यदि दोनों पर किसी तीसरे ने आक्रमण किया तो दोनों लोग मिल करके लड़ेंगे। तो ये हैदर अली और ब्रिटिशर्स के बीच प्रतिरक्षात्मक संधि थी। और संधि की यह धारा ही बताती है कि ब्रिटिशर्स मजबूर थे और हैदर अली इस पे हॉबी था। फिलहाल हैदर अली ने कुछ नाव पकड़ की, नाव ब्रिटिशों की जो नावें थी वो वापस कर दी गई, और इसके बदले में कोलार का क्षेत्र मिला हैदर अली को। यानी कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि सर प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध ये बताता है कि किस तरह से हैदर अली ने ब्रिटिशों को पराजित किया था। राइट। अब आइए हम लोग बात करते हैं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की, सेकेंड एंग्लो मैसूर वार। और देखिए, जब इस तरह की स्थिति रहेगी कि युद्ध का परिणाम ऐसा रहेगा कि लोग अपने अपने हिसाब से व्याख्या लगा सकें, तो निश्चित रूप से जो क्या कहते हैं कि ये घटना क्या कहते हैं जो युद्ध होंगे वो एक तरह से क्या होंगे कि एक तरह से क्या कहते हैं ना कि कागज के पन्ने से दरार को ढकने वाली स्थिति होगी, यानी अस्थायी होगी। और आपको बताऊं कि जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ वो 1780 से 84, 79 से भी लिख सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पे आप जानते रहिए। कारण क्या था आइए बताता हूं। कारण तो पहला बिंदु तो यही लिखना चाहिए, मूल कारणों की अगर आप चर्चा करेंगे तो पहला कारण तो यही था कि जो मद्रास की संधि का पालन नहीं किया गया। कई बार कूटबद्ध पूछ लेता है तो वहां जरूरत होगी, मद्रास की संधि का पालन नहीं किया गया। आपको बताऊं कि 1770 ईस्वी में मराठों ने आक्रमण किया हैदर अली पे, मैसूर राज्य पर किया, तो संधि के अनुसार ब्रिटिशों को सामने आना चाहिए था। ब्रिटिशर्स चुप रहे, उनको लगता था किसी बहाने मैसूर खत्म हो जाए तो और अच्छी बात है। तो सबसे पहली बात तो यही थी। दूसरी चीज
माहे पर आक्रमण हुआ। और ये माहे पर आक्रमण इसलिए किया गया कि माहे पर फ्रांस से कुछ सामान उतरता था और ये मैसूर राज्य के अंदर था, तो इसे सीधे कारण माना गया। इसलिए द्वितीय आंग्ल मैसूर का कारण पूछे तो यही हुआ। राइट, आइए देखते हैं घटनाएं। इसमें क्या हुआ? फिलहाल हैदर अली कूटनीति के बल पे। अच्छा, एक और भी बात बताइए, पहला जो युद्ध हुआ था 1767 से लेकर के 1769 तक, उस समय क्लाइव जो है गवर्नर था बंगाल का, और अब जो है गवर्नर कौन हो गया? वो हो गया आपका वॉरेन हेस्टिंग्स। मज़ेदार बात है, तीनों में अलग अलग पर्सनालिटीज हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स है, तीसरे में कार्नवालिस हो जाएगा, चौथे में बेल्जली हो जाएगा। क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, कार्नवालिस, बेल्जली, सुमेलित करने की दृष्टि से पूछ सकता है। आपको बताऊं कि इसमें क्या हुआ कि मराठे प्लस मैसूर और प्लस हैदराबाद का एक गठबंधन हुआ। अब आप कह रहे होंगे कि सर अभी ये गठबंधन ब्रिटिशों के साथ से हुआ था, अब मैसूर के साथ कैसे हो गया? तो इस प्रश्न का हमारे पास सिर्फ एक ही जवाब है कि सत्ता के शतरंज खिलाड़ी उलझे अपने दांवों में। उनका कोई वसूल ही नहीं था, कोई मूल्य ही नहीं था, है ना। और थोड़ा सा अगर असंसदीय भाषा में बात करें आपको समझाने के लिए, ये हमारी भाषा तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर आपको बात बताएं, जैसे कुत्ते को रोटी या मांस का टुकड़ा दिखाइए ना तो भागते हुए चला जाता है। भले उसको आप एक लाठी मार के भगा दीजिए, फिर मारिए भी और खिला दीजिए तो फिर भाग के आएगा। निजी स्वार्थ के लिए दौड़े चले जाते थे, कोई मूल्य था ही नहीं, बस तात्कालिक लाभ मिलना चाहिए। आपको बताऊं, दो घटनाएं हुई इस युद्ध में। आपको बताऊं 1700 इस युद्ध में भी प्रारंभिक सफलताएं हैदर अली को मिली, है ना। लेकिन 1782 ईस्वी में पोर्टो नोवो का युद्ध हुआ, बहुत ही फेमस है, पूछा जाता है पोर्टो नोवो का युद्ध। और जो पोर्टो नोवो का युद्ध हुआ 1782 में, ये था क्या कहते हैं कि इस युद्ध में आयरकूट ने पराजित किया किसको? हैदर अली को, यानी हैदर अली को कूट दिया गया आयर हल्ले के बाद। और इसी के बाद 1782 में आपको बताऊं कि हैदर अली की मृत्यु भी हो गई। मारा तो नहीं गया था, घायल हुआ था, फिर उसके बाद मृत्यु हो गई। 1782 में एक घटना और होती है, सालाबाई की संधि। सालाबाई की संधि जब हुई तो इसमें मराठे अलग हो गए, मराठे अलग हो गए। वास्तव में जब गठबंधन हुआ था इस बार, तो आपको बताऊं पहले से ही आंग्ल मराठा युद्ध चल रहा था 1775 से ही। और जब मैसूर ने शुरू किया तो वो आराम से सट गए। हैदराबाद को ऑफर दे दिया गया कि आपको उत्तरी सरकार का क्षेत्र दे देंगे। फिलहाल मराठे अलग हो गए तो ये गठबंधन थोड़ा हल्का हो गया। और उसके बाद यहाँ ब्रिटिशर्स पे भी दबाव रहता था कि वो युद्ध को बहुत लंबा ना करें, क्योंकि अगर युद्ध में ही व्यस्त रहेंगे तो क्या होगा कि कहीं न कहीं कंपनी का लाभांश प्रभावित होगा। और आपको बताऊं, यहाँ लॉर्ड मैकार्टने का नाम आता है इस समय। लॉर्ड मैकार्टने के कहने पर या पहल पे, मैकार्टने के पहल पर, मैकार्टने के पहल पर मंगलौर की संधि हुई। मंगलौर की संधि हुई 1784 में। तो आइए देखते हैं मंगलौर की संधि क्या थी। एकदम जो बात बोल दिया, कहानी नहीं रटना है, जो हमने दिमाग में आपको बता दिया
किसी भी युद्ध की पृष्ठभूमि, कारण, घटना, परिणाम, इस पे ध्यान रखने की जरूरत है, बाकी कुछ नहीं। इस मंगलौर की संधि के द्वारा वही पुराना प्रावधान जो था कि सारे के जो क्या कहते हैं कि जो विजित क्षेत्र है वापस कर दिए जाए। एक स्टेटमेंट मिलता है कि वॉरेन हेस्टिंग्स इससे बहुत खुश नहीं था और उसने इस बात को कहा कि क्या कहते हैं कि मैकार्टने कैसा व्यक्ति है, मुझे तो लगता है कि कर्नाटक को छोड़ ही देगा, कर्नाटक चला जाएगा। फिलहाल अब जो मैसूर का नेतृत्व आया वो आया टीपू सुल्तान के बारे में। और आपको बताऊं कि टीपू के संदर्भ में बहुत सारी भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं टीपू सुल्तान। और आजकल तो आप जानते हैं कि इतिहास का पुनर्मूल्यांकन हो रहा है। पुनर्मूल्यांकन का कई बार जबरिया मूल्यांकन भी होता है। टीपू को दैत्य कहा गया, राक्षस कहा गया, हिंदू मुसलमान के आधार पर भेदभाव करने वाला बात कहा गया। आपको बताऊं कि क्या कहते हैं कि टॉमस मुनरो कहता है कि टीपू एक अशांत आत्मा थी। लेकिन आपको बताऊं कि टीपू पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने ब्रिटिश साम्राज्यवाद की प्रकृति को अच्छे से समझा। उसने इसे व्यक्ति और राज्य की लड़ाई नहीं माना, बल्कि उसे व्यापक रूप में देखा और उसको लगा कि विश्व में कहीं भी ब्रिटिश विरोध हो तो सबको संगठित करने की आवश्यकता है, क्योंकि ब्रिटिश केवल ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है, बल्कि वैश्विक स्तर पर इनका विरोध होना चाहिए। अब आप बताइए कि एक छोटा सा मैसूर राज्य अगर ये सोच रहा है तो कितनी बड़ी बात थी। और चूंकि विदेशों में दूत भेजा जाना था, इसलिए उसने स्वयं को विधिवत बादशाह घोषित किया और अरब, फ्रांस, तुर्क, कस्तंतुनिया, इन जगहों पर वो दूत भेजा कि कम से कम एक बादशाह की हैसियत से भेजेगा तो भले ही मुगल, अगर टीपू जैसा काम मुगल बादशाह ने किया होता तो तस्वीर बदल सकती थी, लेकिन टीपू सुल्तान ने ऐसा प्रयास किया। फ्रांसीसी उसके लिए एक आशा के किरण थे, तो फ्रांसीसियों को संगठित किया। फ्रांस में क्रांति हो रही थी तो जैकोबियन क्लब बनाया, श्रीरंगपट्टम में स्वतंत्रता का वृक्ष बनाया, नया कैलेंडर उसने लागू किया। ये सारी बातें सिर्फ इसलिए थीं क्योंकि वो सिद्धांतों के द्वारा, प्रतीक के द्वारा इस बात को बताना चाहता था कि हम ब्रिटिश विरोधी संघर्ष को संगठित करेंगे, और जो ब्रिटिश विरोधी संघर्ष को संगठित करेगा वो ब्रिटिशों के नंबर में तो टॉप क्लास का शत्रु हो जाएगा। इसीलिए मेंस में कई बार आपसे पूछा जाता है कि हैदर का जो विद्रोह था एक व्यक्ति के स्तर का विद्रोह था, लेकिन टीपू का जो विद्रोह था वो संस्थागत था या सरकार के स्तर पर था। तो उसके पीछे कहने का मतलब यही है। जो लोग ये कहते हैं कि टीपू सुल्तान जो था वो धार्मिक संकीर्णताओं से ग्रस्त था, तो आपको बता दूं ऐसा कुछ नहीं था। उसने भी शारदा देवी श्रीरंगम मठ का निर्माण करवाया, शारदा देवी की मूर्ति की स्थापना की, तो निश्चित रूप से ऐसा कहीं कुछ था नहीं। ठीक है, क्लियर है। फिलहाल टीपू 18वीं शताब्दी का एक नवाचारी शासक था, आप ये कह सकते हैं, और उसने अपने सेना का संगठन किया, ब्रिटिश विरोधियों को संगठित करने का भी प्रयास किया। तो फिलहाल आइए हम लोग बात करते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की, जो टीपू सुल्तान के नेतृत्व में लड़ा गया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से लेकर के 1792 में, और इस समय होगा कौन? कार्नवालिस था। और अगर कारण पूछा जाए तो निश्चित रूप से कारण यही था। मूल कारण क्या था कि ब्रिटिश विरोधियों को संगठित करना, ब्रिटिश विरोधियों का संगठित करना। और दूसरा कारण ये था टीपू द्वारा त्रावणकोर पर आक्रमण। और वास्तव में जो त्रावणकोर था वो ब्रिटिशों के अधीन था। और मामला क्या था? क्रैंगानोर और आयनकोटे, ये दो गांव थे जिनको क्रैंगानोर और आईकोटा ये डच से लेना चाहता था त्रावणकोर, और वो टीपू लेना चाहता था। वास्तव में त्रावणकोर और कोचीन रियासत भी थी। कोचीन टीपू के संरक्षण में थी, त्रावणकोर ब्रिटिशों के संरक्षण में था।
तो वो कोचीन लेना चाहता था और उसी विवाद में अंततः टीपू ने त्रावणकोर पर आक्रमण कर दिया और यही तात्कालिक कारण बना, राइट। और फिलहाल इसमें क्या हुआ, इसमें कि कार्नवालिस को और इसमें भी क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स प्लस निजाम और प्लस मराठे, और खुद कार्नवालिस बहुत बड़ा सेनानायक था ही, तो इन तीनों लोगों ने मिलकर के निजाम को श्रीरंगपट्टम में टीपू को घेर लिया और उसे संधि करने पर विवश किया गया, राइट। और इसमें पराजित होने के बाद इसने क्या हुआ कि श्रीरंगपट्टम की संधि की 1792 में, बहुत ही महत्वपूर्ण संधि है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार इस पे प्रश्न बनते हैं। श्रीरंगपट्टम की संधि 1792, आइए देखते हैं क्या थी। इसमें क्या किया गया कि मराठों को रायचूर दोआब दे दिया गया। मराठे खुश, ऐसा इसलिए किया गया कि अगर न दिया जाता तो मराठे विद्रोह करते, और निजाम को कृष्णा और पेन्नार नदी के बीच का क्षेत्र दे दिया गया। कृष्णा क्या, आप ऐसे समझिए पेन्नार नदी तक, यानी जो उसकी डिमांड थी, निजाम को पेन्नार नदी तक का क्षेत्र दे दिया गया, पेन्नार तक का क्षेत्र दिया गया, तक का क्षेत्र दिया गया। मराठों को क्या मिला, मराठे कह रहे हैं, ब्रिटिशर्स को मिला डिंडीगुल, मालाबार तट, और मद्रास का क्षेत्र मिला, मद्रास के आसपास का क्षेत्र जो था। 3 करोड़ रुपए का कंपनसेशन लगाया गया। तीन करोड़ का क्षतिपूर्ति लगाई गई, कंपनसेशन लगा। और टीपू के 2 पुत्रों का नाम मिलता है इसमें, मोइनुद्दीन और अब्दुल लतीफ। मोइनुद्दीन और अब्दुल लतीफ, इनको बहुत कम लोग जानते हैं। इनको बंदी बनाया गया, मोइनुद्दीन और अब्दुल लतीफ को, गारंटी देने के लिए, राइट। यानी आपने देखा कि किस तरह से जो है एक तरह से मैसूर राज्य का आधे से अधिक भाग देना पड़ा। आपको बताऊं कि जो समकालीन इतिहासकार है वो कार्नवालिस पे आरोप लगाते हैं कि ये सही समय था कि मैसूर राज्य का विलय कर लेना चाहिए था। कार्नवालिस की इस पे व्याख्या है और टिप्पणी है, और कई बार डायरेक्टली पूछा गया है कि यह स्टेटमेंट किस युद्ध के संदर्भ में है और किसका है। मेंस में भी पूछता है, प्रीलिम्स में भी पूछता है, और वो ये है कि हमने अपने मित्रों को बिना शक्तिशाली बनाए शत्रु को पंगु कर दिया है। और एक तरह से देखेंगे तो कार्नवालिस का यह सोच, यह निष्कर्ष, यह विश्लेषण सही भी था, क्योंकि जो क्षेत्र मराठों और निजाम को दिया गया वो उन क्षेत्रों पर ऑलरेडी उनका अधिकार था, बस उसे प्रमाणित कर दिया गया। और अगर ऐसा कार्नवालिस न करता तो मराठे, इस बात की आशंका थी कि मराठे, मैसूर और निजाम फिर जो है क्या कहते हैं कि एक गठबंधन बन जाता है ना। आगे चल करके जो राजनीति हुई उसमें हैदराबाद के निजाम को जब सहायक संधि कर लिया गया 1798 में, तो फिर जाकर के टारगेट किया गया फिर से मैसूर को, राइट। तो फिलहाल ये सिर्फ घटनाक्रम नहीं है बल्कि एक कोरिलेशन है, वो आपको पता होना चाहिए। फिलहाल चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1799 में, 4th एंग्लो मैसूर वॉर 1799, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध।
1799। कारण क्या था चौथे आंग्लो मैसूर युद्ध का, फोर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध का? बेलजली के समय में था। और बेलजली ने 1798 में एक प्रस्ताव किया कि आप सहायक संधि स्वीकार कर लीजिए। बताइए ये सहायक संधि स्वीकार करेगा? नहीं। और जब इसने अस्वीकार कर दिया तो मैसूर राज्य पर आक्रमण कर दिया और टीपू सुल्तान जो है लड़ता हुआ मारा गया। क्लियर है? और जो चिक्का कृष्णराज का लड़का था, कृष्णराज 2 साल का था, उसको फिर मैसूर का शासक बना दिया गया। अधिकांश भाग जो है मैसूर राज्य का मिला लिया गया। किसमें? ब्रिटिशर्स राज्य में। इस प्रकार एक बहुत बड़ा सशक्त विद्रोह जो है, विरोध जो है राज्य का, वो समाप्त हुआ। इस संदर्भ में 2 बातें और भी याद रखने की जरूरत है कि टीपू सुल्तान ने इस बात को कहा था कि हम स्थल पे तो ब्रिटिशों को हरा सकते हैं लेकिन समुद्र नहीं सुखा सकते। इसका मतलब ये था कि कहीं न कहीं उसके दिमाग में या ये बात डिसाइडिंग हो गई थी कि अगर नौसैनिक शक्ति जो है ब्रिटिशों की वो इतनी ज़्यादा थी कि वो उसको समुद्र को नहीं सुखा सकता था, यानी बाहर नहीं भगा सकता था। और दूसरी चीज़, बेलजली ने बड़ा अतिरंजित विवरण दिया कि पूरब का साम्राज्य हमारे पैरों पर है मैसूर युद्ध के बाद। हालांकि अभी बहुत कुछ जीतना था उसको। आप जानते हैं अगले 50 वर्ष ब्रिटिशर्स केवल लड़ाइयों में ही लगे रहे, लेकिन फिलहाल चौथे आंग्लो मैसूर युद्ध में बेलजली का यह मूल्यांकन था। राइट? तो आज आपने एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्शंस को देखा, मैसूर। अब हम लोग इसके बाद मराठा को देखेंगे। राइट? मराठों पे 2 क्लासेस तो कम से कम रहेंगी ही रहेंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जुड़े रहिए, मेहनत करिए और हर हाल में सफल होइए। थैंक यू।